नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जहां एक तरफ पूरा देश या फिर यूं कहें पूरा विश्व बकरीद मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाक के आर्मी चीफ असीम मुनीर फिर एक बार पाकिस्तान की सेना को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, भारत विरोधी एजेंडे को उनके सामने रख रहे थे और फिर एक बार कश्मीर का राग अलापते हुए भी वो नजर आए। बता दें कि एलओसी पर वो पहुंचे हुए थे, सभी को ईद की बधाई दी असीम मुनीर ने और इसी बीच उन्होंने तमाम पाकिस्तानी सेनाओं के पीठ भी थपथपाए और ये कहा कि आपने भारत के खिलाफ जीत हासिल की है। यानी कि एक तरफ जहां मुंह की खाने के बाद दूसरी तरफ असीम मुनीर फिर एक बार झूठ बोलते हुए नजर आए हैं। ऐसे में मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर मौजूद है। अभिषेक, जहां एक तरफ पाकिस्तान ये मान रहा है कि अगर भारत जंग लगातार जारी रखता तो पाकिस्तान अब तक तबाह हो चुका रहता, मलबे में तब्दील हो चुका रहता, वही दूसरी तरफ आर्मी चीफ फिर एक बार झूठ बोलते हुए नजर आए और फिर एक बार कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए नजर आए। क्या चाहते हैं असीम मुनीर? उसके लिए आपको एक बार फिर से थोड़ा पीछे चलना होगा। 22 तारीख में पहलगाम का हमला हुआ, उससे पहले 18 अप्रैल को असीम मुनीर ने एक बयान दिया था जो पाकिस्तानी ओवरसीज लोग हैं, जो पाकिस्तान के बाहर विदेशों में जो लोग रहते हैं, उन लोगों को इनवाइट किया गया, बुलाया गया, जिससे कि विश्व भर में इनकी जो बात है वो जा सके। वहां जाके बुलाकर इन लोगों ने उन लोगों के सामने क्या बयान, देखिए ये आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ को ये सब शोभा नहीं देता, लेकिन जैसा इनके बारे में कहा जाता है कि या इनके जो पिताजी थे वो एक मदरसे में जो होते हैं, मौलवी थे शायद, मदरसे में जो पढ़ाते हैं, तो इन्होंने या तो मदरसा देखा है या फिर उसके बाद ये आर्मी स्कूल में पढ़े हैं, कंटोनमेंट देखा, दो चीजें देखी, इससे ज्यादा इन्होंने देखी नहीं। तो 18 अप्रैल को जो पाकिस्तानी ओवरसीज की इन्होंने मीटिंग ली, उसमें एक बयान दिया था कि कश्मीर पाकिस्तान की जगलर वेन है, मतलब कश्मीर पाकिस्तान की गले की वो नस है जिसके बिना पाकिस्तान जिंदा नहीं रह सकता, मतलब पाकिस्तान का बहुत अभिन्न हिस्सा कश्मीर है। अब यहां चलिए 1948 में जब कश्मीर का विलय पत्र भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर सिग्नेचर हुए, इन लोगों ने कहा कि कबाइलियों ने हमला किया, हालांकि वो पाकिस्तान की सेना थी, तो अमेरिका का इंटरफियर हुआ। जब अमेरिका का इंटरफियर वहां हुआ, यूएन का इंटरफेयर हुआ या जिन लोगों ने भी ये फैसला करवाया, उनका इंटरफेयर, उस वक्त तक जिसकी सेना जहां थी वहां तक रही, तो 60% जो हिस्सा था वो भारत के पास रहा, 40% हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास चला गया ऑटोमेटिकली। उस 40% हिस्से में से भी आपको पता है 10% हिस्से का क्या हुआ? इसने चाइना को बेच दिया, इसने कर्ज लिया, पैसा नहीं लौटा पाया, इसके नेताओं ने, आर्मी चीफ के, आर्मी के लोगों ने अय्याशियों में वो पैसा उड़ाया, अपनी प्रॉपर्टीज देश के बाहर बनाई, उसमें वो पैसा उड़ाया और 10% हिस्सा चाइना को इसने बेच दिया। पीओके में वो हिस्सा आता है। अब 18 तारीख को ये बयान दिया, 22 तारीख को पहलगाम का हमला हुआ और अब ईद के मौके पर जिस तरीके से इसने ये बयान दिया है, मुझे उम्मीद है कि उसके बाद ये जो फील्ड मार्शल बनाया गया है और जिस तरीके से फील्ड मार्शल की तरह ये काम कर रहा है, ये आने वाले वक्त में जो खीज है, 7 मई ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसके बाद 9 मई की रात को जिस तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स, मतलब पाकिस्तान की 3 सेनाएं हैं, नेवी हुआ, थल सेना हुआ और एयरफोर्स हुआ। पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को अपनी सेना का सर का ताज मानता है, पाकिस्तान अपने सर का ताज मानता है अपनी वायुसेना को। क्यों मानता है? क्योंकि इसके पास अमेरिका के दिए हुए उन्नत किस्म के F-16 हैं। चाइना के साथ मिलकर इसने GF थंडरबोल्ट, GF-17 बनाए हुए हैं, चाइना की टेक्नोलॉजी उसमें लगी हुई है। तो उसे लगता है कि भारत से ज्यादा मजबूत, भारत से ज्यादा टिकाऊ फाइटर जेट्स इसके पास हैं, लेकिन इसकी पाकिस्तान की जो गलतफहमी थी वो 7 तारीख से और 9 तारीख की रात तक वो पूरी तरीके से दूर हो गई। 10 तारीख के लगभग 3:30 बजे इनके डीजीएमओ को फोन करना पड़ा और सीज फायर पर बात करनी पड़ी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ये गौर करिएगा, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अब एक चीज पर और गौर करिए, मतलब मैं पुख्ता तौर पर इस बात को नहीं कह सकता, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का ऐसा कहना है, जब 7 तारीख की रात को जो हमला किया गया वो पूरी तरीके से प्लान्ड था। आपको याद होगा कि एक मस्जिद पर एक मिसाइल, एक ड्रोन से अटैक हुआ था, तब पाकिस्तानियों ने एक एजेंडा चलाया था कि हमारी मस्जिदों को भी नहीं छोड़ा गया, जिसके जवाब में इन लोगों ने अमृतसर में हमारा जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहिब है, उस पर भी हमला करने की कोशिश की, हालांकि वो नाकाम कर दिया गया। इंटेल ऐसी थी भारत की एजेंसीज के पास कि मसूद अजहर
जो जैश ए मोहम्मद का सरगना है, जो सारा इंप्लांट करता है भारत में जितने भी आतंकवादी हैं, मुजफ्फराबाद हुआ या फिर पीओके में जितने भी लॉन्च पैड्स हैं, उनमें से ज्यादातर लॉन्च पैड्स ये चलाता है। ये रोज रात को आकर वहां रुकता था, वहीं सोता था, अगले दिन फिर सुबह ये वहां से निकल जाया करता था। लेकिन कुछ घंटों की दूरी से ये बच गया। मतलब 10 बजे तक का इंटेल भारत की एजेंसियों के पास था कि मसूद अजहर उस मस्जिद में मौजूद था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों कैसे, भाई देखिए खुफिया तंत्र सबके पास होता है, जासूस सबके पास होते हैं, हो सकता है कुछ इंटेल मिली हो या फिर कुछ काम हो, वो वहां से निकल गया। हमला हमारा बिल्कुल सटीक था, आतंकियों को हमने मारा, लेकिन 7 तारीख की रात को उन 22 मिनट में मसूद अजहर का भी काम तमाम होना था, जो मुख्य तौर पर सरगना था, लेकिन किसी तरीके से वो बच गया। हालांकि परिवार के 14 सदस्य जो हैं उसके मारे गए हैं। 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार ने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है श्रावणी कि 18 तारीख को बयान, फिर 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला, और जिस तरीके से भारत ने 11 एयरबेस पाकिस्तान के उड़ाए, आतंकी ठिकाने उड़ाए, और बल्कि अब तो पाकिस्तान मान रहा है कि 8 और ऐसे ठिकाने हैं जो उड़ाए हैं। परमाणु का जो ठिकाना था वो जिस तरीके से उड़ाया है, मतलब पूरी तरीके से सैन्य ताकत खत्म कर दी पाकिस्तान की। उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि फिर से इन्फिल्ट्रेशन किया जा सकता है सीमा पर आतंकियों का। अब इन्होंने एक और पैटर्न अपनाया, क्योंकि भारत ने कहा है कि अगर अब कोई भी आतंकी घटना होगी तो वो सीधा एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, सीधा युद्ध माना जाएगा। तो इन लोगों ने अब क्या किया है कि वो कश्मीर का बॉर्डर तो लगभग इनके लिए बंद हो चुका है, तो ये लोग अब क्या कर रहे हैं कि बांग्लादेश के लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। म्यांमार के जो रोहिंग्या बांग्लादेश में है या फिर म्यांमार में है, मतलब युवा हैं, पैसे नहीं है, बेरोजगार हैं, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्हें मतलब पाकिस्तान बुलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और फिर या तो बांग्लादेश में या फिर म्यांमार बॉर्डर के थ्रू भारत में उनका मतलब घुसपैठ करवाई जा रही है। अभी पिछले हफ्ते 15 ऐसे घुसपैठियों को मारा गया है। मतलब बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान और चाइना, फिलहाल 4 बॉर्डर खुल चुके हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर से घुसपैठ अब नहीं हो सकती। तो ये घुसपैठ अब मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के रास्ते पर भी जिस तरीके से सेना मुस्तैद है, और म्यांमार के बॉर्डर पर सख्ती थी, लेकिन म्यांमार से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो आतंकी भेजेगा। हालांकि रोहिंग्या वहां से आते रहते हैं, लेकिन अब आतंकियों का भी इन्होंने एक दूसरा मॉडल अपनाया है, और आतंकियों के म्यांमार के रास्ते ये लोग आतंकी भारत में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लगातार नाकाम किया जा रहा है। शाम अभिषेक, क्योंकि जिन मस्जिदों का आपने जिक्र किया है जहां पाकिस्तान ने कहा था कि हमारे मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वाकई में वो मस्जिद नहीं, मुरीदके थे जहां पर कई बड़े बड़े आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी, अगर मैं गलत नहीं होता। जी बिल्कुल एयरबेस, मतलब इनके लॉन्च पैड ही थे ये। देखिए ये पहले मतलब जब आतंकवादी को तैयार करते हैं तो 3-4 फेज में तैयार करते हैं। पहले किसी युवा को पकड़ते हैं, उसे लालच देते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मतलब जीने के लिए देते हैं, होटल्स दिया या फिर अय्याशी करने के लिए, शराब के लिए, वो उन चीज़ों की लत लगाते हैं। उसके बाद ये मतलब मदरसे में लेकर जाते हैं, वहाँ जो थोड़ा बहुत इनका ब्रेन वॉश बचा हुआ होता है। हालांकि मदरसे में पढ़ते ही वो ऐसी चीज़ें हैं, शुरुआत से ब्रेन वॉश इनका हुआ रहता है। हिंदुस्तान को दुश्मन ही ये अपनी किताबों में पढ़ते हैं, हिंदुओं को अपनी किताबों में दुश्मन पढ़ते हैं, तो बचपन से इनके दिमाग में डाल दिया जाता है। फिर मदरसों में इनकी ट्रेनिंग होती है, फिर लॉन्च पैड पर ये जाते हैं, वहाँ हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते हैं, वहां ये बॉर्डर कैसे पार करना है, कैसे हथियार लेकर जाना है, पहले हथियार फेंकना है, पहले खुद से जाना है, या फिर आपको जो है वहां जो स्लीपर सेल्स हैं जिस देश में आपको जाना है वो स्लीपर सेल्स आपकी मदद करेंगे। तो बहुत सारे फेजेस होते हैं इनके आतंकवादियों को पेनिट्रेशन करवाने के, उसी की सारी तैयारियां की जाती हैं। वो मदरसा या मस्जिद जो भी उन्होंने कहा वो उनकी भाषा में हो सकता है, लेकिन भारत के लिए वो एक आतंकियों का ठिकाना था जिस पर हमला किया गया और वहां आतंकियों को मारा गया। अभिषेक, अगर विदेश नीति की बात करें, हर देश का ये एम रहता है कि विदेश नीति को सुधारा जाए, विदेश नीति के तहत बाकी तमाम अलग अलग देशों में रिश्ता सुधारा जाए, जिसका असर जो देश के आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, इकोनॉमिक कंडीशन को और सुधारा जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान की विदेश नीति की बात करें तो पाकिस्तान की विदेश नीति में भी एक ही राह पाकिस्तान लाता है कि कश्मीर, और इसीलिए भी कहीं ना कहीं असीम मुनीर जब अपने सेनाओं से मिलने गए थे एलओसी पर, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान माफ कीजिएगा कश्मीर के लोगों के साथ हमारी हमदर्दी है, उन्होंने जो सहा है हम उस पर मरहम लगाने का काम करेंगे। क्या ये कश्मीर के लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे असीम मुनीर? ये खुद भड़के हुए हैं। अभी आपने देखा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का चिनाब नदी के ऊपर जब उद्घाटन किया, वंदे भारत एक्सप्रेस जब वहां दौड़ी है, तो इन लोगों को वो बात हजम नहीं हुई। देखिए जो फिलहाल कश्मीर का हिस्सा है जो हिंदुस्तान के पास है और जो पीओके का हिस्सा है, मतलब वहां लोग अब समझ रहे हैं
कि किस तरीके से कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है, किस तरीके से लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आया है। सऊदी अरब की कंपनी है अरामको, उसने मतलब लाखों डॉलर का निवेश कश्मीर में किया है, जिससे अब लोगों को वहां पैसे की वैल्यू पता चली है। जब आप पैसा ज्यादा कमाते हैं तो फिर उनसे आप अपना लाइफस्टाइल कैसे बेहतर बनाते हैं, अपना जीवन शैली, अपने परिवार की जीवन शैली कैसे बेहतर बनाते हैं, वो चीज समझी है। और इसीलिए पीओके में बवाल है। वो लोग भी चाहते हैं कि आप हमारे यहां से जो है चीजें तो लेकर जाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो यहां से करते हैं, लेकिन बिजली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है यहां पर हैं उनका इस्तेमाल तो करते हैं लाहौर के लिए, लेकिन आप यहां पर पैसा नहीं देते। मैंने आपको बताया भी था अभी कि जो बजट पीओके का था, जो 1000 बिलियन पाकिस्तानी रुपए था, उसे घटाकर 860 पाकिस्तानी रुपए कर दिया गया, मतलब 14% वो घटा दिया गया। वो रक्षा बजट में इन्होंने डाला है। तो पीओके के लोग भी अब समझ रहे हैं। अब ये मतलब बयानबाजी करके, बयानवीर बन के वह यही सब दिखाना चाहते हैं कि जो भारत की तरफ कश्मीर है, भारत का जो कश्मीर है, मतलब है तो सारा कश्मीर भारत का ही, लेकिन फिलहाल जो भारत के हिस्से में है उसके लोगों से बेहतर जिंदगी हमारे वाले कश्मीर के लोगों की है। मतलब ये बातों में ही ये सब दिखाना चाहते हैं। रही बात विदेश नीति की, पाकिस्तान की कोई विदेश नीति नहीं है। पाकिस्तान उसी का हो जाता है, मतलब उसी के आगे दुम हिलाने लगता है जो पाकिस्तान को डॉलर दे देता है। वो चाइना हो, वो आपका अमेरिका हो, वो आपका सऊदी अरब हो, वो आपका यूएई हो, जो भी पाकिस्तान को कुछ रुपया दे देगा, वो तुर्की हो, मतलब अजरबैजान जैसे छोटा सा देश, उससे भी वो आशा रखता है कि वो थोड़ा बहुत पैसा उसे दे दे। विदेश नीति की आपने बात की तो अभी पिछले हफ्ते इनके एक मंत्री का बयान आया था, मंत्री छोड़िए शहबाज शरीफ का बयान आया था कि अब हम कटोरा लेकर, मतलब दुनिया भी ये जान गई कि हम कटोरा लेकर जाते हैं, अब हम कटोरा लेकर दुनिया में नहीं जाएंगे। एक प्रधानमंत्री का ये बयान है और मतलब ऑफिशियल बयान है कि हम कटोरा लेकर अब दुनिया भर के देशों में नहीं जाएंगे भीख मांगने के लिए, मतलब बेइज्जती महसूस होती है। मैं और असीम मुनीर अब ये काम नहीं करेंगे। हम हालांकि लोगों के पास तो जाएंगे, लेकिन उस कटोरे को पीछे छिपा कर लेकर जाएंगे। क्यों छिपा कर लेकर जाएंगे? उन लोगों से कहेंगे कि हमारे यहां निवेश करिए, आप हमारे यहां निवेश करिए, प्रोडक्शन करिए, यूनिट्स लगाइए, और मतलब आपका भी फायदा और हमारा भी फायदा। अब जिस देश में मस्जिदों में बम फट जाते हो, मतलब हर चौराहे पर फिदायीन हमले हो रहे हो, कहीं भी कोई भी बम फोड़ दे रहा हो, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाके मार रहे हो पाकिस्तानी सेना को, बीएलए है बलूचिस्तान में, वो पाकिस्तानी सेना को मार रही हो, सिंध के लोग अलग सिंधु देश बनाने की मांग कर रही हो, तो ऐसे में कौन निवेश लेकर आएगा पाकिस्तान में? यहां बाटा के शोरूम को, अच्छा वो तो बांग्लादेश की घटना है, खैर माफ कीजिएगा, बांग्लादेश जैसे देश में बाटा के शोरूम को इजराइल का समझकर लूट लिया जाता है। पाकिस्तान में भी जो है एक मॉल को अभी लूटा गया था। तो ऐसे में कौन निवेश करेगा? मतलब कटोरा तो लेकर जाएंगे, लेकिन थोड़ा छिपा कर लेकर जाएंगे, निवेश के नाम पर लेकर जाएंगे। तो ये इन लोगों की विदेश नीति आप समझ सकती हैं। बिल्कुल अभिषेक, और ये हास्यास्पद बात है कि पाकिस्तान किस तरीके से डंके की चोट पर इस तरीके के बयान, और कोई आम नेता इस तरीके के बयान नहीं देता है। अपने देश के मुखिया ही इस तरीके के बयान दे रहे पाकिस्तान के, पूर्व विदेश मंत्री भी अजीबोगरीब बयान देते आए हैं। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा अभिषेक कि जिस तरीके से पाकिस्तान एक एक करके कदम उठा रहा है और वो ये कोशिश कर रहा है कि भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बाकी देशों में सेट किया जाए, और इसके साथ ही अपने देश के अंदर ही जिस तरीके का बयान असीम मुनीर ने एलओसी में जाकर दिया था कि आपने जीत हासिल की भारत के खिलाफ, खुद को तो गुमराह कर ही रहे हैं असीम मुनीर, अपने सेना को भी गुमराह कर रहे हैं, अपने देश के लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। अभिषेक, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? एलओसी पर जिस तरीके से बयानबाजी असीम मुनीर कर रहे हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।